एकदम अपनी माँ की तरह जाहिल हो तुम। तीर की तरह मन को चुभते हुए ये शब्द मेरी सौतेली माँ के थे। पिता ने तो पहले ही मुंह मोड़ लिया था। मेरी सौतेली माँ का भाई काफी दिनों से हमारे साथ ही रह रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। अपने आप को बचाने के लिए घबराई बौखलाई सी मैं, कब मेरे हाथ में वो वास आया और मैंने उसके सर पर दे मारा और मैं वहां से भाग पड़ी। एक दिन हवा के तेज झोंके की तरह एक अजनबी आया। उसी शाम जब मैं साफ सफाई करके बाहर कचरा फेंकने गई तो बहुत तेजी से एक वैन आकर रुकी और उसमें से 2 लोग निकले। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। धीरे धीरे न जाने क्यों मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और सोनोग्राफी की रिपोर्ट लिए जब मैं डॉक्टर के सामने बैठी थी तब उन्होंने कहा, अनिका तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे गर्भ में ट्विंस बच्चे हैं, अब जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली। अच्छे से तैयार होकर डोगरा निवास पहुंचो। कि अचानक कुणाल डोगरा के पिता की आवाज पहुंची। मेरे बेटे कुणाल की शादी गौतम गुलेरिया की बड़ी बेटी अनिका के साथ तय हुई। पापा ने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी कुणाल के साथ तय कर दी। तुमने सब बर्बाद कर दिया। इतनी मुश्किल से डोगरा फैमिली में तुम्हारा रिश्ता तय किया था और तुमने अपनी बेशर्मी से मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अनिका, मेरी मासूम बच्ची जमीन पर गिर गई और मेरे लिए जिंदगी खत्म हो गई। अब कुछ नहीं बचा। अब मैंने हार मान ली थी। पापा के ऑफिस से निकलते ही मैंने राजलक्ष्मी को फोन लगाया। मेरी बहुत अच्छी दोस्त होने के साथ साथ वो एक बेहद शातिर हैकर भी है। अब रोने का वक्त नहीं था, अब था वक्त सच में कुछ करने का। राजलक्ष्मी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम इस वक्त कहाँ पर हो? तुम अभी मेरे पास आ जाओ। और हम इससे पहले मैं अपनी बात पूरी कर पाती, राजलक्ष्मी बीच में बोल पड़ी, अनिका रोहित मारवा तुम्हें ढूंढ रहा है। रोहित मुझे ढूंढ रहा है? पर क्यों? अपनी उलझनों के बीच मैंने कभी भी रोहित तक दोबारा पहुंचना सही नहीं समझा। मेरी मुसीबतें मेरी हैं, उसे इन सब में घसीटना मुझे ठीक नहीं लगा। अनिका तुम सुन रही हो? राजलक्ष्मी की आवाज ने मुझे यादों के भंवर से बाहर निकाला। अनिका, रोहित तुम्हारे ही होटल में है और वो... इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, फोन बीच में ही कट गया। और जैसे ही मैंने सामने देखा तो सामने रोहित था। छोटे से बच्चे को गोद में उठाए किसी कमरे में जा रहा था। बच्चे की उम्र लगभग मेरी रिया जितनी होगी। उत्सुकता में मैंने पीछे जाना चाहा पर रोहित ने बिना देखे धक से दरवाजा बंद कर दिया। सच कहूं तो दिल के किसी कोने में तीस सी होगी। पता नहीं क्यों, आखिर रोहित मेरा इंतजार करता भी क्यों? हमारी कुछ दिनों की दोस्ती थी, वो भी पूरी तरह पारवा चढ़ी भी नहीं थी कि पापा ने उसके पहले ही मुझे जबरदस्ती घर वापस बुलवा लिया था। उसके बाद हमारी मुलाकात सीधा डोगरा निवास की पार्टी में हुई थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। वो शायद जानता भी नहीं होगा कि मेरे ऊपर क्या बीती है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और उसे समझाने का शायद अब कोई मतलब भी नहीं था। वो भी मुझे चरित्रहीन, बिन ब्याही माँ, यही सब समझता होगा। और आखिरकार वो मुझ पर विश्वास करेगा भी क्यों? मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी रोहित के कमरे से बहुत तेज आवाज आई, आर्यन आज से तुम्हारा टीवी, तुम्हारा वीडियो गेम सब कुछ बंद। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने मुझे कितना डरा दिया था। रोहित शायद छोटे बच्चे को डांट रहा था। सॉरी पापा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। छोटे से अबोध बालक की सिसकियों भरी वो आवाज, वो सुनकर जैसे मानो मेरा दिल टूट सा गया। लगा जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। मन कर रहा था कि मैं भाग कर जाऊं उसके पास और उसे अपने सीने से लगा लूं। आर्यन में ना जाने क्यों मुझे मेरी रिया दिखाई दे रही थी। वो भी ऐसे ही रोती थी जब भी मैं कोई छोटी सी जरा सी बात पे उसे कुछ कह दूं। कि बच्चे भी ना। आर्यन, तुम्हारा सॉरी का मैं क्या करूं बताओ? 1000 बार समझाया तुम्हें कि ये शहर सुरक्षित नहीं है। तुम मारवा खानदान के इकलौते चिराग हो। तुम्हें कैसे समझ नहीं आती है बात? ऐसे अकेले तुम नहीं घूम सकते बाहर। तुमने लापरवाही की सीमाएं लांघ दी हैं, अब और नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत बिना बताए इतने घंटों तक घर से बाहर रहने की? रोहित गुस्से से मानो उबल रहा था। इतने छोटे बच्चे के साथ इतनी सख्ती, ये सही नहीं था। हालांकि मैं रोहित की चिंता समझ सकती हूँ। जिस शहर में मेरे पापा जैसे लोग हों तो वो कहाँ से सुरक्षित होगा? पापा, वो मेरी ट्यूशन टीचर, वो मुझे बात पूरी करने से पहले वो बच्चा फफक के रो पड़ा। क्या बोला बेटा ट्यूशन टीचर ने? रोहित ने प्यार से पूछा। उसका गुस्सा शांत हो गया था। उन्होंने कहा कि मैं डफर हूं और शायद मैं अपनी माँ पर गया हूं। और उन्होंने ये भी कहा पापा कि मम्मी और मेरी वजह से
कि लाइफ खराब हो गई। सच में पापा, हमने आपको इतना परेशान किया है क्या? आर्यन ने एक सांस में ये जवाब दिया। आर्यन, तुम कभी ऐसे दोबारा मत सोचना। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा खास हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बगैर अपनी लाइफ। और तुम्हारी ट्यूशन टीचर से मैं बात करता हूँ। ये कहकर रोहित ने उसे अपने गले से लगा लिया। पापा, मम्मी हमें छोड़कर क्यों गई? आर्यन ने बड़ी मासूमियत से पूछा है। बेटा, अभी आप ये सब समझने के लिए ना बहुत छोटे हो। आप बड़े हो जाओ, फिर पक्का प्रॉमिस कि मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आप बस ये प्रॉमिस करो कि आप दोबारा कभी ऐसे कहीं नहीं जाओगे। प्रॉमिस पापा। बाप बेटे में कितना प्यार है, ये देखकर मानो कुछ महसूस हुआ। शायद मेरा बेटा जिंदा होता तो इतना ही बड़ा होता। आंसू पोंछते हुए मैं अपने कमरे में वापस आ गई। जैसे ही कमरे में घुसी, रिया मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पास आई और कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और मुंह बनाते हुए बोली, अनिका गुलेरिया, तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? वो मेरी घड़ी खराब हो गई थी रिया। मैं भी बच्ची बन गई। इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। रिया ने नकली गुस्सा करना शुरू किया। कितनी प्यारी बच्ची है ये। एक रिया ही तो है जो मेरे अंधेरे जीवन में इकलौती रोशनी है। सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। मम्मा देर से आई और अपना प्रॉमिस भी तोड़ा, तो क्यों ना हम आइसक्रीम खाने जाएं? ये सजा सही रहेगी। मैंने भी रिया को उसी की भाषा में जवाब दिया। आइसक्रीम का नाम सुनते ही वो जो खुश हुई। मेरी रिया। फिर बस रात घिर आई। रिया सो चुकी थी। मैं भी बिस्तर में लेटे लेटे ये सोच रही थी कि समय कितना जल्दी बदल जाता है, गुजर जाता है। कुछ हफ्तों पहले तक मुझे रोहित से कोई मतलब नहीं था। मैं लगभग उसे भूल भी चुकी थी। और आज जब अचानक से उसे देखा तो बार बार रोहित और उसके बेटे का ख्याल आ रहा है। बस एक बात समझ नहीं है, रोहित जैसे सुलझे हुए व्यक्ति को कोई औरत भला क्यों छोड़कर जाएगी, और वो भी एक बच्चा होने के बाद। और मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है। राजलक्ष्मी ने भी नहीं जिक्र किया कभी। शादी हुई भी है या नहीं। मैंने फटाफट रोहित की सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोली और सब कुछ देखा। उसके जीवन में कोई महिला हो इस बात का सबूत कहीं भी नहीं था, ना जिक्र था। लोकल अखबार में, सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं। इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर शादी करेगा तो कहीं तो खबर छपती। एक मिनट, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है कि रोहित के जीवन में कोई लड़की है या नहीं? हम वैसे भी हमेशा दोस्त थे, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। फिर मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? ये सब सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आंख खोली तो राजलक्ष्मी के 11 मिस्ड कॉल्स और एक मैसेज था। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। मैंने तुरंत उसे फोन लगाया। हाय हेलो कुछ भी नहीं। मैंने चीख कर पूछा, कहाँ है मेरा बेटा और तुम्हें कैसे? अनिका, सब बातें बाद में। तुम्हें अभी के अभी वहां से निकलना होगा, जल्दी। 1 मिनट भी तुम वेस्ट नहीं कर सकती। राजलक्ष्मी एक सांस में ये सब बोल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने कहा, तुम्हारे पापा और डोगरा को मालूम है कि तुम लोग कहाँ हो और उन्होंने तुम्हें मारने के लिए आदमी भेजे हैं। रिया को साथ में लो और अभी के अभी वहां से निकलो। मेरी सांसें मानो थम गई। हड़बड़ी में मैंने सोती हुई रिया को अपनी गोद में लिया और मैं जिस हाल में थी, मैं बस कमरे से बाहर निकली। और बाहर निकलते ही मैंने देखा पापा के आदमी हॉल तक पहुंच चुके थे। मैं घबराहट में कमरे के अंदर वापस आई और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। रिया भी उठ चुकी थी। उसने बोला, मम्मा ये, और मैंने उसका मुंह पकड़ लिया। मैंने जोर से अपनी रिया का मुंह दबा दिया ताकि वो कोई आवाज ना निकाल पाए और वो जो लोग बाहर खड़े थे उन्हें ये ना पता चल पाए कि हम अंदर ही हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। ये सवाल जिंदगी और मौत का था। तभी मेरा फोन बजा और फोन बजने की आवाज सुनकर वो सभी सतर्क हो गए। और जितने भी लोग बाहर खड़े थे वो दरवाजे के करीब आ गए। वो अंदर ही है, बाहर से एक आदमी ने बोला। तोड़ दो दरवाजा। दूसरे आदमी ने,
मैंने बस रिया को अपनी छाती से लगाया, क्योंकि अब इस अनहोनी को मैं कैसे टालूं। रिया, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। आपको मम्मा पर ट्रस्ट है ना बेटा? कुछ भी नहीं होगा। आप बस मम्मा को हक कर लो और अपनी आईज क्लोज कर लो। मैंने धीरे से रिया के कान में कहा, और रिया ने भी चुपचाप सर हिलाया और मेरे सीने से लग गई। हम दोनों अलमारी में छुप गए थे। मैंने दिल कड़ा किया और मेरे सीने से लगी रिया का मुंह कस कर दबा दिया ताकि आवाज बाहर ना जाए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी ना, इतनी तेज, ऐसा लग रहा था कि कहीं जो बाहर गुंडे हमें ढूंढ रहे हैं ना, उन तक हमारी आवाज न पहुंच जाए। क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल था। पापा के भेजे हुए गुंडे मुझे बेसब्री से ढूंढ रहे थे। वही पापा जिन्होंने मेरा नन्हा सा बच्चा पैदा होते ही मुझसे दूर कर दिया, छीन लिया। उनसे दया की उम्मीद करना फिजूल है। भगवान न करे अगर मुझे और रिया को इन लोगों ने ढूंढ लिया तो ये पता नहीं क्या करेंगे। सोचकर भी ना मेरी रूह कांप रही थी। मैंने अपने कान अलमारी के दरवाजे से लगाए ताकि उनकी हलचल, उनके पैरों की आवाज समझ पाऊं कि वो क्या कर रहे हैं, बाहर चल क्या रहा है। मुझे साफ पता चल रहा था कि पापा के भेजे हुए गुंडे किस तरह कभी मुझे बाथरूम में, कभी बालकनी में, कभी बिस्तर के नीचे, कभी यहाँ कभी वहां, कितनी बेसब्री से ढूंढ रहे थे। अलमारी पर्दे के पीछे थी, इसलिए शायद उन लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। तभी किसी के कदम हमारी तरफ आते हुए सुनाई दिए। कोई कर्कश आवाज में बोला, अनिका, तुम भी जानती हो कि छुपने का कोई फायदा नहीं है। बाहर आ जाओ। मैं वादा करता हूं कि बिल्कुल आसान मौत दूंगा तुम दोनों को। देखो, क्योंकि ढूंढ तो मैं वैसे भी लूंगा, तुम सिर्फ छुप कर ना मेरा गुस्सा और बढ़ा रही हो। रिया डर के मारे कांपने लगी। कांप तो मैं भी रही थी। बार बार बस मन में यही ख्याल आ रहा था कि अभी तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। मेरी कहानी का अंत ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरे बच्चे को ढूंढना है। पापा के भेजे हुए ये पालतू कुत्ते, ये मेरी कहानी का अंत नहीं लिख सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। मैंने रिया पर अपनी पकड़ और कस ली, उसकी सिसकियां मैं महसूस कर पा रही थी। बस मैं यही चाह रही थी कि किसी भी तरह ये आवाज बाहर ना जाए, पर मैं उसे रोने से रोकती भी कैसे? एक छोटी सी नन्ही सी मासूम बच्ची के लिए कितना मुश्किल होगा। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि ये सब उसके अपने नाना कर रहे थे। उसके अपने नाना उसके दुश्मन बन बैठे थे। हम यहाँ से बच भी गए तो मुझे बहुत समय लगेगा रिया को समझाने में, रिया के मन से ये दहशत मिटाने में। तो तुम यहाँ छुपी हो। अलमारी के ठीक बाहर से ये आवाज आई। इस डरावने आदमी ने हमें ढूंढ लिया था। अलमारी के पल्ले के थोड़े से टूटे हुए एरिया से मैं देख पा रही थी कि वो हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसने बस अलमारी का हैंडल पकड़ ही लिया था। वो धड़ाक से खोलने ही वाला था कि एक कदम भी आगे बढ़ाए तो पछताने लायक भी नहीं बचोगे। दरवाजे पर खड़ा हुआ व्यक्ति गरज कर बोला। मैं देखना चाह रही थी कि वहां कौन है, किसने रोका इस आदमी को, लेकिन ये आदमी ठीक अलमारी के सामने खड़ा हुआ था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, कमरे में तेज आवाजें आने लगी, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो बाहर। इतने में कोई भारी भरकम चीज आकर अलमारी के दरवाजे से लगी और दरवाजा टूटकर गिर गया। मैं और रिया और नहीं छुप सकते थे, मगर ये क्या, सामने जमीन पर 2 आदमी बेहोश पड़े थे, जिसमें से एक के सर से खून बह रहा था, और वो लंबा चौड़ा डरावना आदमी वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद भाग गया। ये सोचते हुए मैं उस देवदूत को ढूंढने लगी जिसने हमारी जान बचाई, और देखा तो सोफे पर रोहित बैठा था, हांफता हुआ। उसके हाथ से खून बह रहा था। मैं भागकर रोहित के पास आ गई। तुम ठीक तो हो ना? पूछते हुए मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था तो मैंने रिया का स्कार्फ लिया और खून रोकने के लिए उसके हाथ पर बांध दिया। फिर रोहित ने बड़ी बेरुखी से अपना हाथ मेरे हाथ से खींचा और रिया से पूछा, बेटा तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? रिया ने नाम सर हिलाया और मुझसे चिपक गई। वो अभी भी सहमी हुई थी। कौन थे वो लोग? तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? रोहित ने मुझसे पूछा और मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने मना करना ही सही समझा। मुझे डर था
कि अगर कहीं मैंने रोहित को पूरी कहानी बता दी, सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ है, पापा ने जिस तरह से खुलेआम मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे, क्या पता रोहित की जान भी खतरे में आ सकती थी। और एक बात तो साफ थी कि पापा को अब किसी बात का डर नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे चक्कर में रोहित की जान को जरा भी खतरा। दिन दहाड़े तुम्हें मारने के लिए 3-4 गुंडे आते हैं और तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारे झूठ बोलने की आदत नहीं गई ना अब तक। रोहित ने बड़े गुस्से में जवाब दिया। मैंने कहा थैंक यू रोहित, तुम नहीं होते तो मैं बात बदलने की कोशिश कर रही थी, पर वो पूरी बात सुनने बगैर ही वहां से चल दिया। न जाने रोहित की ये बेरुखी मुझे बेहद तकलीफ दे रही। अगर वो किसी बात से नाराज है तो मुझे बताए, मुझ पर गुस्सा करे, चिल्लाए, पर ये बेरुखी, इस तरह अजनबियों की तरह व्यवहार, ये मेरे दिल को गहरी चोट पहुंचा रहा था। मैंने रिया को गोद में उठाया, मैं रोहित के पीछे भागी, उसे आवाज देती हूँ। मैं उसे रुकने को कहती रही लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं था। मैंने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया। रोहित, तुम मुझसे ऐसे क्यों पेश आ रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हुआ क्या है बताओ? मैंने उससे जवाब मांगा। हुआ क्या है? तुम जानना चाहती हो कि हुआ क्या है? आखिरकार रोहित ने मुझसे बात की, गुस्से में ही सही, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा। तो हुआ ये है अनिका मैडम कि जब उस रात तुम्हें वो गुंडे उठाकर ले गए थे ना, मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा, रात दिन हर जगह, और तुम अपने पापा के यहाँ लौटकर मजे से जी रही थी अपनी जिंदगी। हाँ रोहित, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी बात सुनो, मैं रोहित को बताना चाहती थी, समझाना चाहती थी कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही कुछ समझना है। रोहित ने झटक कर कहा। उसने पहले रिया की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। जैसा कि हम देख ही सकते हैं, तुम जिंदगी में आगे बढ़ गई और अच्छी बात है। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक। कहता हुआ रोहित सामने वाले कमरे में घुस गया। मैं बार बार दरवाजा खटखटाती रही, पर उसने मेरी एक बार न सुनी। रोहित, तुम कुछ नहीं जानते मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मुझ पर क्या बीती है। एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज रोहित। मैं 10 मिनट तक बेबसी वहीं खड़ी रही, पर रोहित ने दरवाजा नहीं खोला। किसी को बाहर न आता देख मैं रिया को लेकर वहां से चल पड़ी। राजलक्ष्मी के घर पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली, मगर रिया अभी भी डरी हुई थी, सहमी हुई थी। मैंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, बेटा अब हम ठीक हैं, ओके? एंड मम्मा आपको प्रॉमिस करती है, आई प्रॉमिस कि मम्मा कभी भी आपको कुछ भी नहीं होने देगी। यू ट्रस्ट मम्मा, राइट? मेरी बच्ची ने प्यार से सर हिलाया, मुझसे चिपक कर लेट गई और पूछती है, मम्मा वो हीरो अंकल कौन थे जिन्होंने हमें बचाया? इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? मैं खुद नहीं जानती कि क्या रिश्ता है हमारे बीच में। फिक्र है, दोस्ती है, प्यार है, नाराजगी है, मैं जवाब नहीं दे पाई। प्यार से रिया का सर सहलाते हुए कब आंख लग गई पता ही नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद राजलक्ष्मी बड़ी परेशान सी कमरे में आई। तब तक रिया सो चुकी थी, तो हमने हॉल में जाकर बात करना ठीक समझा। अनिका, तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तुम जो काम करने आई हो तुम करो और जल्दी वापस लौट जाओ। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, समझो मेरी बात। वापस लौट जाओ। बिना अपने बेटे को ढूंढे वापस कैसे लौट जाऊं? और मुझे नहीं मालूम कि वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे वक्त का नहीं पता। मैंने मुड़कर सोती हुई रिया को देखा। कहीं बेटे को ढूंढने के लिए अपनी बेटी को भी ना खो दूं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुणाल लैपटॉप के सामने अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। स्क्रीन पर मेरी फोटोज थी, मेरे नए रूप की। एक टाइम था वो मुझसे प्यार करने लगा था और फिर मैं उसकी लाइफ से गायब हो गई और एकदम अचानक से गई मैं। और अब लौट कर आई हूँ इतने समय बाद, किसी अनजान की तरह। तो इतने में ही कामनी कमरे में आई और लैपटॉप पर मेरी तस्वीर देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत लैपटॉप उठा और फेंक दिया जमीन पर और जोर से चीखी, तुम मुझे लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? हाँ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ अर्जेंट काम आ गया था, कुणाल ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया। वो अनिका वापस लौट आई है। पापा और मम्मी बेहद परेशान थे। मैंने बोला, आप परेशान मत हो, एक बार हम दोनों की शादी हो जाए ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना कुणाल? कामिनी ने बड़ी उम्मीदों से कुणाल की तरफ देखते हुए पूछा। उसे काफी डर था कि कहीं मेरे आ जाने से कुणाल पलट ना जाए। कामिनी को अपने भविष्य की चिंता होने लगी थी। कुणाल उठ खड़ा हुआ, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, और वहां से चला गया बिना जवाब दिए। दूसरी तरफ रोहित अपने होटल रूम में परेशान इधर से उधर घूम रहा था। सनी को फोन लगा रहा था, लेकिन सनी का फोन स्विच ऑफ था। आर्यन पास ही बैठा था। आर्यन, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है बेटा, ओके? तो सनी चाचा अभी बिजी हैं, जैसे ही फ्री होंगे सीधा आपके पास आएंगे एंड आपको यहीं रहना है। सनी चाचू के अलावा किसी के लिए डोर ओपन नहीं करना, ओके बच्चा? ओके पापा। पापा, आपको डॉक्टर अमृता मिल गई? आर्यन के इस सवाल ने रोहित को और बेचैन कर दिया। यही तो उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी, डॉक्टर अमृता।
यानी मैं ही थी जो रोहित की माँ का इलाज कर सकती थी, मगर वो मुझे ढूंढ नहीं पा रहा था। अभी तक तो नहीं मिली, बट बहुत जल्दी मिल जाएगी, आई प्रॉमिस। रोहित ने तसल्ली तो दे दिया रे। इधर डोगरा निवास में कुणाल ने बवाल मचा के रखा हुआ था। वो धड़धड़ाता हुआ गुस्से में अपने पापा के कमरे में घुसा। पापा! कुणाल अपनी फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर हुई नहीं। पापा, अनिका जिंदा है और वो वापस आ चुकी है, आपको तो पता ही होगा ना। उसके पापा ने झटकते हुए बोला, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है वापस आए या ना आए, तुम्हारी सगाई कामिनी से हो चुकी है। लेकिन पापा, मुझे अनिका पसंद है, कामिनी नहीं। कुणाल ने थोड़ा डरते हुए बोला, हाँ तो पसंद तो कोई भी आ सकता है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसी से शादी। और तुम बकवास चीजों में अपना दिमाग मत लगाओ, काम पर ध्यान दो। बिजनेस का प्रॉफिट लगातार नीचे जा रहा है, गरजते हुए बोला उन्होंने। और कुणाल खड़ा रह गया। उधर इन सारी साजिशों से दूर मैं ऑपरेशन थिएटर में एक जटिल ऑपरेशन में लगी हुई थी। ऑपरेशन करके बाहर निकली तो देखा राजलक्ष्मी की 6 मिस्ड कॉल्स। मैंने तुरंत उसे कॉल बैक किया, पर कॉल मिलते ही राजलक्ष्मी ने फोन उठा लिया तुरंत। अनिका, ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा। रोहित ढूंढ रहा है डॉक्टर अमृता को, और वो आज नहीं तो कल ढूंढ कर ही दम लेगा। ये सुनते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं जानती थी ये बात कि अगर रोहित कुछ ठान ले तो वो करके ही मानता है। रोहित के पास पैसे की ताकत है, और उसका पैसा तुम्हारी किस्मत से तेज चल रहा है, याद रखना ये बात। राजलक्ष्मी ने फोन काटने से पहले ये आखिरी वार्निंग दी। मुझे बेहद घबराहट हो रही थी। मैं अभी नहीं हूँ तैयार दुनिया को ये बताने के लिए कि मैं ही हूँ डॉक्टर अमृता। माँ की फार्मा कंपनी अभी भी कामिनी और पापा से नहीं छुड़ा पाई थी। मैं अभी भी अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाई थी। मैं नहीं पता है वो कहाँ है। मेरे कानों में राजलक्ष्मी की ये चेतावनी गूंज रही थी लगातार। डोगरा परिवार तुम्हारे पापा से ज्यादा खतरनाक रोहित का गुस्सा है। तबाही होगी अगर सही वक्त के पहले मेरा सच सबके सामने आ गया तो। मैं कैफे में बैठी सोच ही रही थी कि मैं कैसे छुपाऊं, कैसे रोकूं रोहित को मेरा सच जानने से। समय भी हाथ से निकलता जा रहा था और मुझे जल्द ही कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। रोहित तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर मेरे परिवार वालों को मेरा सच पता चल गया तो रिया की जान को खतरा हो सकता है। मैं भूली नहीं हूं कि पापा ने किस बेदर्दी से मेरे बेटे को मुझसे छीना था। सोच रही थी कि तभी रोहित मेरी बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठा और बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा भी क्या अर्जेंट काम था जो मुझे इस तरह बुलाया गया? हाँ निका, देखो मुझे ना और भी काम है तुम्हारी इन बेमतलब बातों के अलावा। रोहित की ये बेरुखी अब मुझे गुस्सा दिला रही थी। तुम्हारी दिक्कत क्या है और मैंने आखिरकार तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम मेरे साथ इस तरह इतनी रूडली बिहेव कर रहे हो? हाँ, मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा था। जल्दी बोलो क्या बोल रहे हैं अनिका, मेरे पास टाइम नहीं है अजनबियों के लिए। ये कहते हुए रोहित खड़ा हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अजनबी? मैं अजनबी हूं रोहित? और मैंने वही हाथ पकड़ के रोहित को वापस बैठाया। शायद मेरा इस तरह हाथ पकड़ना, हक जताना उसे बुरा नहीं लगा। वो थोड़ा नरम होकर बोला, अजनबी नहीं होती ना अनिका तो 8 साल पहले सबकी नजरों से गायब होने के पहले तुम मुझसे मिलती, मुझे बताती कि क्या तकलीफ है, क्या हुआ है, किन तकलीफों में तुम फंसी हुई हो। अजनबी नहीं होती तो तुम ये बात जानती कि मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। अजनबी नहीं होती तो ये जानती कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता। रोहित की आंखों में झलका दर्द देखकर मैं बेचैन हो गई। शायद सच में मैंने रोहित को पहचानने में गलती कर दी। मुझे लगा था कि मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज जानने के बाद रोहित मुझसे नफरत करता होगा, पर शायद सच में रोहित को मेरी परवाह थी। रोहित, मुझे मौका ही नहीं मिला। तुम नहीं जानते कि मुझ पर क्या बीती है, क्या क्या हुआ है मेरे साथ। मैंने अपने आंसू रोकते हुए उसे कहा, मुझे जानना भी नहीं है अब। मेरा ना कोई वास्ता है तुमसे और ना मुझे रखना है। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा अनिका। तुम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से छुपी रही। क्या तुम मेरा वो टाइम, मेरे वो इमोशंस, मेरी वो एनर्जी लौटा सकती हो जो मैंने तुम पर वेस्ट की? लौटा सकती हो? रोहित की आवाज भले ही तेज थी पर उसमें गुस्से से ज्यादा दर्द था। मैं सर झुकाए
चुपचाप सुनती रही। शायद रोहित का गुस्सा कहीं ना कहीं जायज भी था, पर ये क्या, मैं इससे पहले अपनी सफाई में कुछ बोल पाती, समझा पाती, उसे एक्सप्लेन कर पाती, वो उठकर चला गया और मैं वहीं बैठी रही। और जाने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, अब और नहीं आने का, अब और नहीं। इधर रोहित का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, वो अपने गुस्से में उठकर चला गया और उधर उधर उसके होटल रूम में सनी के होश उड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो मानो सनी अपना मानसिक संतुलन खो देगा, क्योंकि आर्यन ने बिना बताए अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया को रूम के अंदर आने दिया था। और ये कुछ मिनटों की बात नहीं है, वो दोनों घंटों साथ खेले और रोहित ने ये इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर दिए थे कि रूम के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए, आर्यन को छुपा कर रखना है। सनी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, आर्यन, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये तुमने क्या कर दिया है। रोहित भैया को अगर पता चला कि तुमने उनकी परमिशन के बिना रूम के अंदर आने दिया किसी को, तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। आर्यन के चेहरे पर गिल्ट तो साफ दिख रहा था। उसने तसल्ली देते हुए अपने चाचू को बोलने की कोशिश की, सॉरी चाचू, पर वो उसकी बात पूरी हो पाती उसके पहले सनी फिर से बोल पड़ा, और आर्यन, तुम्हें तो एक बार को भैया फिर भी माफ कर देंगे, और मेरा क्या होगा? भैया ने मुझे क्लियरली बोला था कि ध्यान रखना है। मैं क्या करूंगा? मुझे तो किसी भी हालत में भैया छोड़ेंगे नहीं। मैं क्या करूं? चाचू, वो कोई अनजान थोड़ी है, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है रिया। सनी कैसे समझाए आर्यन को कि रोहित इस समय किसी पर भी यकीन नहीं करने वाला था। बात बेस्ट फ्रेंड या अनजान की नहीं थी। तुम्हारे पापा ने किसी को भी अंदर आने से मना किया था, किसी को भी। सनी किसी तरह आर्यन को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था, तभी रिया टपाक से बीच में बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे आने से इतनी प्रॉब्लम होगी। मैं तो पास वाले रूम में ही हूँ, जो जस्ट नेक्स्ट रूम है ना, मैं अपनी मम्मा के साथ वहीं पर रुकी हूँ। हम लोग गेम ही खेल रहे थे, लेकिन वीडियो गेम खेलते खेलते हमें एक सरप्राइज मिला। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? अब क्या तुम दोनों मिलके मुझे हार्ट अटैक दोगे? हाँ। सनी के दिल की धड़कनें सच में काफी तेज हो चुकी थी। वो घबरा गया था कि अब रोहित क्या करेगा। उसे रोहित के गुस्से से बहुत डर लगता था। रिया ने सनी को इग्नोर करते हुए बोला, रिलैक्स, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये कहते हुए रिया ने अपने राइट हैंड की स्लीव ऊपर की और अपना बर्थ मार्क दिखाया। ये देखो, एकदम आर्यन वाले जैसा है। कहते हुए उसने आर्यन की भी राइट आर्म की स्लीव को ऊपर किया और उसका बर्थ मार्क दिखाया। और सच में दोनों के हाथों में बिल्कुल एक जैसे बर्थ मार्क थे, मानो जैसे कॉपी पेस्ट हो। हम दोनों ट्विंस हैं। और ये कहकर रिया ने आर्यन को हक कर लिया। सनी कभी आर्यन को देखता तो कभी रिया, तो कभी आर्यन को तो कभी रिया को। वो हैरान परेशान था कि ये सब हो क्या रहा है। उतने में उसे याद आया कि हाँ, कुछ साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। अनिका गुलेरिया यानी कि मैं, गौतम गुलेरिया की बेटी, मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। लेकिन खबर ऐसी फैलाई गई थी कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण डिलीवरी के वक्त मैं और मेरे बच्चे दोनों ही फिर सब हैरान थे जब 8 साल बाद मैं वापस लौट आई। चाचू, आप हमारी हेल्प करेंगे मम्मी और पापा को दोबारा मिलवाने में? आर्यन ने सनी का हाथ पकड़ते हुए पूछा, और उसकी मासूमियत से सनी का दिल भी पिघल ही गया। और उधर गुलेरिया हाउस में कामिनी और उसकी माँ मनीषा दोनों गुपचुप बातें कर रहे थे, और उनकी बातें वही थी कि कैसे दोबारा मुझसे पीछा छुड़ाया जाए। मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, रातों रात कुणाल का बिहेवियर चेंज हो गया है। उसे मेरी कोई परवाह नहीं। और कुणाल ने मुझे क्लियरली बोला था कि उसे लंबी लड़कियां पसंद है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बेटा, तुम फालतू घबरा रही हो। कुणाल सिर्फ तुम्हारा है ना, टेंशन मत लो। उसकी मम्मी ने उसे
कोशिश की समझाने की, पर काम ही नहीं। फालतू घबरा रही। मम्मी, उसने मुझे मुंह पर कहा है कि उसे लंबी लड़कियां पसंद है, और आपको तो पता है ना कि अनिका मुझसे ज्यादा लंबी है। मम्मी, कहीं अगर अगर कुछ और अगर नहीं, हमें कैसे भी करके अनिका का कुछ करना होगा। कामिनी एक सांस में बोले जा रही थी, हमें कैसे भी अनिका को उसकी माँ की फार्मा कंपनी से दूर रखना होगा। कामिनी की माँ के दिमाग में कुछ चल रहा था, पर मैं एक बात नहीं समझ पा रही थी कि जाने क्यों ये सब लोग, ये सब मुझे मेरी माँ की कंपनी से क्यों दूर रखना चाहते हैं। कामिनी चिढ़कर बोली, आपको अभी भी कंपनी की पड़ी है। कामिनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ को उसकी शादी की परवाह नहीं है, और तभी उसकी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम हमेशा से ही डफर थी क्या? हाँ तुम थी। तुम्हें लगता है कि कुणाल तुमसे शादी करना चाहता है क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो, इसलिए? वो फार्मा कंपनी जब तक हमारे पास रहेगी तब तक कुणाल तुमसे शादी करना चाहता है, बस। मेरी सौतेली माँ ने कामिनी को यह बात समझाने की कोशिश की, पर यह समझाना कम और डराना ज्यादा था। और अगर अनिका ने अपनी कंपनी हमसे छीन ली ना, कामिनी की आंखों में डर था, वो नहीं छीन पाएगी, कभी नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए कामिनी की माँ ने किसी को तो फोन लगाया। उधर मैं थकी हारी हॉस्पिटल से वापस लौटी तो देखा लॉबी में काफी भीड़ जमा हुई थी। पता नहीं क्या हो रहा था, फिर मैंने ध्यान से देखा तो एक बुजुर्ग आदमी नीचे लेटे हुए थे, या शायद गिर गए थे, और देखा तो उनकी छाती में दर्द हो रहा था बेहद जोर से। ओह माय गॉड, इन्हें शायद हार्ट अटैक आया है। मैं जोर से चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागी और मैं अंकल के पास जाकर बैठी। रिसेप्शनिस्ट ने शायद ऑलरेडी कॉल कर दिया था एम्बुलेंस को, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम एम्बुलेंस के आने तक का वेट करें। उस आदमी का मुंह पीला पड़ने लगा था, सांसें धीमी हो रही थी, और कुछ मिनट भी अगर और लगते ना तो शायद उन्हें बचाना बेहद मुश्किल हो जाता। एम्बुलेंस का टाइम नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं ये कहकर अंकल के पास जाकर नीचे बैठी। आप डॉक्टर हैं क्या मैम? अगर नहीं ना तो हमें एम्बुलेंस का इंतजार करना चाहिए, प्लीज। रिसेप्शनिस्ट बहुत घबराई हुई थी। उसने घबराते हुए मुझे कहा, पर अब मेरे पास अपनी डिग्री दिखाने का, ये समझाने का कि मैं डॉक्टर हूँ, इसका वक्त नहीं था। मैंने बस 2 जनों की मदद से अंकल के पैर ऊपर किए और चेस्ट प्रेस देना शुरू किया। 15 मिनट तक सीपीआर देने के बाद उन्होंने जरा गहरी सांस ली तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। रिसेप्शनिस्ट अभी भी भड़बड़ाई हुई थी। उसे श्योरिटी नहीं थी कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि मैं डॉक्टर हूँ। 10 मिनट और सीपीआर देने के बाद तब जाकर अंकल की पल्स लौटी, और तभी वहां रोहित आ गया। वहां पहुंचते ही रोहित ने पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? हाँ? उसने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा और फिर से ये सवाल पूछा, सर एक गेस्ट को ना हार्ट अटैक आ गया था, एम्बुलेंस बस आ ही रही थी, पर इन मैडम की वजह से इनकी जान बच गई सर। रिसेप्शनिस्ट ने कहते हुए पहले अंकल की तरफ इशारा किया और फिर मेरी तरफ। मैंने कोशिश की रोहित से नजरें चुराने की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो ये बात जाने कि मैं डॉक्टर हूं। और इतना सा पता चलते रोहित को टाइम नहीं लगा मेरा पूरा सच समझने में। पर जिसका डर था वही वो। मैं मुड़कर जाने लगी तो रोहित ने मुझे आवाज देकर रोका, मैम प्लीज वेट। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं मुड़ती इससे पहले रोहित मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने हाथ बढ़ाकर मेरे गले में जो आईडी कार्ड था वो देख लिया। जल्दबाजी में मैं हॉस्पिटल से वापस आते टाइम आईडी कार्ड गले से निकालना ही भूल गई। डॉक्टर अमृता, रोहित ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। वो हैरान था, अगर हैरानी से ज्यादा गुस्सा था। मैं बिना रुके लिफ्ट की तरफ चल पड़ी। अब और इंसल्ट कराने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। रोहित मुझे पहले ही बहुत बार बहुत कुछ सुना चुका था।
रोहित मेरे पीछे पीछे लिफ्ट में घुस गया और दरवाजा बंद होते ही बोला कि अनिका प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। ये सब मैं बीच में बोल पड़ी। मैं तुम्हें खुद बताना चाहती थी और मैं बता देती, अगर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया, तुम सुनना ही नहीं चाहते थे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जब भी मैंने कोशिश की तुम वहां से चले गए मेरी इंसल्ट करके। रोहित से नजरें चुराते हुए कहा मैंने, 8 सालों में एक बार भी मौका नहीं मिला तुम्हें अनिका। रोहित की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था।